इट्स ओरिजिनली स्टार्टेड एज अ शेयर होल्डर बैंक विद पेड अप कैपिटल ऑफ 5 करोड़। पहले ये सरकार है जो इसमें क्या होती थी, एक शेयर होल्डर्स के बैंक की तरह इसको शुरू किया गया था। लोकल और फैमिलियर विद लोकल प्रॉब्लम्स। अब इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, इसकी ज़रूरत इस वजह से पड़ी कि जो लोकल लेवल पे लोग काम करते थे उनकी ज़रूरतों के बारे में आम लोगों को पता नहीं चल पाता। जो लोकल लेवल पे लोग काम करते थे, रीजनल लेवल पे लोग काम करते थे, उनकी ज़रूरतों के बारे में मोस्टली सरकार को या बैंकों को पता नहीं चल पा रहा था। वो छोटे लेवल पे काम करते थे, तो इस वजह से उन लेवल पे काम करने वाले लोगों को ऊपर उठाने के लिए, उनको और ज़्यादा फैसिलिटीज देने के लिए, उनको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज देने के लिए जो आरआरबी बैंक है इसको क्या किया गया था, बनाए गए थे। आरआरबीज आर स्पेशलाइज्ड रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है फॉर केटरिंग द क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ रूरल सेक्टर, जिससे कि रूरल सेक्टर के लोगों की जो ज़रूरतें हैं उसको क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। रूरल सेक्टर के लोगों की ज़रूरतों को आराम से पूरा किया जा सकता है। स्पॉन्सर बैंक का मतलब क्या है कि जो स्पॉन्सर कर रहा है, जो पैसा लगा रहा है इसमें, ठीक है। हर आरआरबी का एक स्पॉन्सर बैंक होता है जो उसमें क्या करता है 35% हिस्सा है वो रखता है। ये दिया हुआ है 35% स्पॉन्सर बैंक। तो सपोज करो एक आरआरबी का स्पॉन्सर बैंक एसबीआई है, तो उसमें जो 35% शेयर रहेगा वो किसका रहेगा, एसबीआई का। स्पॉन्सर बैंक हैज बीन एडवाइज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड सपोर्ट। और ये किसके द्वारा बोले जाते हैं, कोई भी हो सकता है। इसको सुजेस्ट कौन करेगा, ये सुजेस्ट आरबीआई के द्वारा किए जाएंगे कि कौन सी आरआरबी को कौन सा बैंक है वो स्पॉन्सर करेगा, कौन सा बैंक है वो उसको क्या करेगा, स्पॉन्सर करेगा, ताकि जो आरआरबी है उसकी जो मैनेजमेंट है उसको एफिशिएंट तरीके से, स्टाफ को प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दी जा सके, कंप्यूटराइजेशन और नेटवर्क, मतलब उसको और अच्छे तरीके से क्या किया जा सके, आगे बढ़ाया जा सके। उस पर्पज के लिए रीजनल रूरल बैंक को क्या किया जाता है, बनाया। रीजनल रूरल बैंक के लिए स्पॉन्सर्ड बैंक इसी वजह से बनाया जाता है। जो स्पॉन्सर्ड बैंक है वो इसी वजह से बनाया जाता है। हैव बीन मेड अकाउंटेबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ आरआरबी। और अगर आरआरबी की कोई परफॉर्मेंस जो मतलब सपोज करो एसबीआई के अंदर एक आरआरबी बना दी, रीजनल रूरल बैंक ओपन कर दिया, और उस आरआरबी की जो परफॉर्मेंस है वो सही नहीं हो रही है, वो परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं चल रही है, तो उस केस में फिर जो स्पॉन्सर बैंक है, जो स्पॉन्सर बैंक है वो बैंक क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। जो स्पॉन्सर बैंक था वो क्या होगा बेटा, दैट बैंक विल बी रिस्पॉन्सिबल। वो बैंक क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल रहेगा, दैट बैंक विल बी रिस्पॉन्सिबल। उसके बाद आता है NABARD, दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये एक अपेक्स बॉडी है जो कि एग्रीकल्चर फील्ड में जो भी चीज़ें हो रही हैं उन सब चीज़ों को क्या करती है, ऑपरेट करती है, उन सारी चीज़ों को ये देखती है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 12 जुलाई 1982। 12 जुलाई 1982 को इसको बनाया गया था एज एन अपेक्स बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन अकॉर्डेंस विद द रिकमेंडेशन ऑफ क्राफी कार्ड। कमेटी का नाम याद रखना, कौन सी, क्राफी कार्ड, दैट इज कमेटी फॉर रिव्यू अरेंजमेंट ऑफ फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट ऑफ एग्रीकल्चर एक्ट। लेकिन ये बैंक का जो एक्ट है वो 81 मैंने बताया, एक्ट मोस्टली 1 साल पहले आता है और उसको इंप्लीमेंट हमेशा 1 साल के बाद किया जाता है, ज़्यादातर केस में ऐसा होता है। तो जो नाबार्ड एक्ट है, ठीक है, जो नाबार्ड एक्ट है वो 1981 है, लेकिन जो नाबार्ड बैंक बना वो 1982 में ऑपरेट हुआ, कब, 12 जुलाई 1982 में, 1982। So NABARD is accredited with all matters concerning policy, planning and operations in the field of credit for agriculture and other economic activities of rural areas। तो अलग अलग रूरल एरियाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या किया गया था, NABARD को बनाया गया था। इट्स पेड अप कैपिटल एज ऑन 31st, तो ये तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेड अप कैपिटल क्योंकि पुराना है, इसको आपको डिटेल में जाने की जरूरत है।
तो इस तरह से, ठीक है, इसको आपको डिटेल में जाने की जरूरत है। नाबार्ड है वो आप लोगों का मेन बैंक है। अपेक्स बॉडी समझते हो ना, जैसे पूरे पूरे बैंकिंग सिस्टम की अपेक्स बॉडी कौन, पूरे बैंकिंग की अपेक्स बॉडी कौन सी है, आरबीआई है। उसी तरीके से आरआरबीएस को या फिर जितनी भी हमारी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सारी जो इंस्टीट्यूशंस है, जो वो सारे बैंक हैं, उनको किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, उसको नाबार्ड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। उन सभी को किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, नाबार्ड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। नाबार्ड के द्वारा क्या किया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद है एग्जिम बैंक, ये भी सेम 1981 है। नाबार्ड बैंक की 81 है और एग्जिम बैंक की 81 है। उसी तरीके से ये मार्च में शुरू हुआ, वो जुलाई में शुरू हुआ। ये कब शुरू हुआ, ये मार्च में शुरू हुआ 1982 में, और वो जुलाई में शुरू हुआ। क्या बोल रहा है ये, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के साथ डील करता है, किसके साथ डील करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के साथ डील करता है। सेटअप बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन सितंबर 1981, एग्जिम बैंक कमेंस्ड इट्स ऑपरेशन इन मार्च 1982। 1982 में क्या किया गया था, इसके जो फंक्शन थे उसमें परफॉर्म करने शुरू किए थे। इट इज अ प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, में अपेक्स, ठीक है, प्रिंसिपल लिख दो या अपेक्स लिख दो, दोनों का एक ही मीनिंग होता है। इन द कंट्री फॉर कोऑर्डिनेटिंग वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन इंगेज्ड इन फाइनेंसिंग एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के फाइनेंसिंग से रिलेटेड चीजें होती हैं, उन सभी को, मतलब जो भी आउट ऑफ द कंट्री डीलिंग हो रही है, उसको ये देखता है। द बिजनेस ऑफ एग्जिम इज टू फाइनेंस इंडियन एक्सपोर्ट दैट लीड टू कंटिन्यूटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑफ इंडिया, कि जो इंडिया के लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उसको ये क्या करते हैं, फाइनेंस करते हैं, ताकि, क्योंकि देखो कोई भी देश है वो इंपोर्ट को कम से कम करना चाहता है और एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहता है, यही चाहता है बोलो। एक्सपोर्ट चाहता है वो मैक्सिमम करना, इंपोर्ट को मिनिमम करना, इंपोर्ट को वो मिनिमाइज करना चाहता है, इंपोर्ट को वो मिनिमाइज करना चाहता है। The bank's primary objective is to develop commercially viable relationship with a target set of externally oriented companies by offering them a comprehensive range of products aimed at enhancing internationalization of it. तो ये फाइनेंस इस वजह से करते हैं ताकि वो जो कंपनीज हैं वो इसको सपोर्ट करें, इसके बेसिस पे सारी की सारी वर्किंग है वो सही तरीके से चले, ठीक है, इसके बेसिस पे जो सारी की सारी वर्किंग है वो सही तरीके से चलती है। इससे एग्रीमेंट का भी फायदा हो, ये भी क्योंकि प्रॉफिट पर्पज के लिए काम कर रहा है, और साथ ही साथ जिस कंपनी के साथ डीलिंग हो रही है, जिस कंपनी के साथ डीलिंग हो रही है उस कंपनी को भी क्या हो, एडवांटेज मिलता है, उस कंपनी को भी एडवांटेज है वो मिलता है, ठीक है। IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब बेटा अपेक्स बॉडी, किसी भी सेक्टर के लिए, जैसे बैंकिंग सेक्टर के लिए अपेक्स बॉडी कौन सी है, आरबीआई, ठीक है, उसके। तो ये इंडिया का DFI है, प्रीमियर। DFI का मतलब डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पहले अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग बैंक नहीं होते, पहले अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग बैंक नहीं होते थे, एक ही बैंक का वो सारे सेक्टर को सर्व करता है। लेकिन जैसे जैसे अपने देश की इकॉनमी है वो बड़ी है, जिस तरीके से हमारे देश की इकॉनमी ने ऊपर जाना शुरू किया है, तो ये महसूस हुआ कि असल में ज़रूरत है क्या करने की, एक सिस्टम बनाने की जिसमें जो इंस्टीट्यूशन है उसको क्या किया जा सके, सपोर्ट किया जाए। और ये 10th लार्जेस्ट डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI की फुल फॉर्म क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसको 1964 में एस्टेब्लिश किया गया था एज अ होली ओन सब्सिडरी ऑफ आरबीआई। जब इसको बनाया गया था उस टाइम पे ये आरबीआई की सब्सिडरी था, उस टाइम पे क्या था, ये आरबीआई की सब्सिडरी था, ठीक है, उस टाइम पे ये आरबीआई की सब्सिडरी थी। फिर 1976 में इसको किसको ट्रांसफर कर दिया गया, किसमें शिफ्ट कर दिया गया, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दिया गया, किसे दे दिया गया, फिर इसको शिफ्ट कर दिया गया, इसको ट्रांसफर कर दिया गया किसको, सरकार को। जब इसको शुरू किया गया था उस टाइम पे, देखो अब ये सारा स्टैटिक पोर्शन है, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ ना पढ़ रहा हूँ तो भी चलता है, लेकिन क्योंकि एक बार क्लास में पढ़ लेते हैं तो कुछ कुछ चीज़ें क्लास में याद हो जाती हैं, जबकि बाद में आपको हेल्प होती है। तो ऑथराइज कैपिटल इसकी 1000 करोड़ है, जिसको बाद में इंक्रीज कर दिया गया 200 करोड़, 2000 करोड़ कर दिया, मतलब बनाया गया था 1000 करोड़ से और बाद में इसको क्या कर दिया गया था, 2000 करोड़ है वो कर दिया। अब ये क्या क्या काम करता है, देखो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो प्रमोशनल एक्टिविटी, प्रमोशनल, अब ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, थोड़ा सा समझ लीजिए। इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का मतलब एक ऐसा बैंक जो कौन से सेक्टर की बात करेगा, सर, जो इंडस्ट्री को बढ़ाने की बात करेगा, इसको इंडस्ट्री को बढ़ाने की बात करेगा, जो इंडस्ट्री को प्रमोट करने की बात करेगा, जो इंडस्ट्री को प्रमोट करने की बात करेगा।
तो इसमें प्रमोशनल एक्टिविटी है कि उन इंडस्ट्रीज को सेल्फ डेवलपमेंट बनाना, उनके अंदर जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करनी, उनको पैसा देना, उनको फाइनेंस करना, उनकी क्वालिटी पे फोकस करना, समझ रहे हो ना, किसी भी इंडस्ट्री की बात करें। और दूसरा टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर एक नेटवर्क बनाया है जिसको क्या नाम दिया गया है, TCO, दैट इज टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पूरे देश में अलग अलग डेवलपमेंट बैंक्स को, इंडस्ट्री से रिलेटेड बैंक्स को क्या करते हैं, टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं बेटा, टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। क्या कर रहे हैं, टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, दे आर प्रोवाइडिंग दैम टेक्निकल सपोर्ट, टेक्निकल सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका एक बेसिक सा ऑब्जेक्टिव। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, ठीक है, उसी तरीके से लोगों के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप जो एबिलिटीज है उसको बढ़ाने की, उसको एनहांस करने के लिए भी ये क्या करता है, टाइम टू टाइम काम करता है। अब उसके बाद आता है सीडबी। अब इस सीडबी का भी अपना एक अलग केस है, सीडबी का एक अलग केस है। पहले क्या था, जो IDBI था वो सारी इंडस्ट्रीज को देख रहा था, चाहे स्मॉल स्केल की इंडस्ट्री हो, चाहे लार्ज स्केल की इंडस्ट्री, मतलब पूरे देश की इंडस्ट्री को देखने का काम कौन कर रहा था, IDBI कर रहा था। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें ये महसूस हुआ कि या तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है ना, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है उसके लिए एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन होना चाहिए कि लार्ज को देखेगा IDBI, और जो स्मॉल है उसके लिए एक और सीडबी को बना। तो इस वजह से इसको सीडबी को बनाया गया था, सीडबी एक्ट 1988 है, और एस्टेब्लिश कब किया गया था, 1990 में। और क्या है ये, IDBI की सब्सिडी, मतलब IDBI का लोड है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, उसका जो लोड है उसको शिफ्ट करना है, उसमें से जो सिर्फ स्मॉल स्केल है उसकी जो एक्टिविटीज है उसको क्या किया जा सके, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर क्या कर दिया जाए, शिफ्ट कर दिया जाए, सो दैट वी कैन शिफ्ट इट फ्रॉम वन टू अनदर। ठीक है, सीडबी एक्ट आई थिंक 88 है, एक बार चेक करता हूँ। 89 है, ये थोड़ा सा गलत लिखा है। 89 गलती से लिखा होगा, 89। तो इसको बनाया गया IDBI के अंडर, ताकि जो IDBI की एक्टिविटीज है ना, जो IDBI की एक्टिविटीज है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक की स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की एक्टिविटीज है, उसको क्या किया जा सके, उसका बर्डन है इसको शिफ्ट कर दिया जाए कि भाई अब स्मॉल स्केल को सिर्फ आप देखोगे, स्मॉल स्केल को आप देखोगे और फिर बाकी को हम देखेंगे। और इन्फोर्स कब किया, 1990। इसका चार्टर क्या बोलता है, मतलब इसका मेन ऑब्जेक्टिव, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है ना, वही बोलता है, द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 1989 engaged SIDBI to be principal financial institutions for the promotion, financing and development of industry in the small scale sector, and to coordinate the functions of institutions engaged in promotion and financing in the small scale sector। भाई तो मैं आपको एक काम बोलता हूँ, 3-4 दिन 5 दिन में ये एक काम जरूर से कर लीजिएगा मेरी PDF के साथ साथ, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। एक काम है वो आप लोगों ने करना है, एक ऐसे ना चार्ट बना लीजिएगा ऐसे करके, और उसमें ना कब आया था, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और उसके सारे की पॉइंट्स इधर, समझ लो ना, एक चार्ट बना लो, सीडबी और RRB साथ लिख लो, एक्सिल का कर लिख लो, क्योंकि इसमें ना चीज़ें बहुत चेंज होती रहती हैं, तो हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं होता कि उसको अपडेट इतना जल्दी उसको अपडेट करते रहें। तो ये बेटर रहेगा, 5-7 बैंक्स हैं, 2-3 दिन का टाइम लीजिए, आराम से शांति से बैठ के इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पर इनकी सारी डिटेल है वो आपको मिल जाएगी। तो एक अच्छा चार्ट आपका बन जाएगा स्टैटिक पोर्शन का, जो कि आपको क्या करेगा, काफ़ी हेल्प करेगा, आपको उसमें कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, आप बड़े आराम से क्या कर सकते हो, और सारी चीज़ों को डील कर सकते हो, सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हो, आपको किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है वो फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो मतलब हेडक्वार्टर में लिख लीजिएगा, कुछ भरोसा नहीं। पहला होता है फुल फॉर्म, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है फुल फॉर्म, पहला। दूसरा उसका एक्ट, ईयर, और कभी कभी तो भाई एनडीए वाले डेट भी पूछ लेते हैं, डेट भी पूछ लेते हैं। तीसरी चीज HQ, दैट इज हेडक्वार्टर, और चौथी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑब्जेक्टिव। ये 4 चीजों के अलावा और एक्सटर्नल कोई चीज नहीं पूछी जाती, ये 4 चीजें ही पूछी जाती, ये 4 चीजें आप लोगों से पूछी जाएंगी बस। मतलब स्टैटिक क्वेश्चन, कैपिटल भी नहीं आता मोस्टली, ये चीजें आपसे पूछी जाती है, तो इसको थोड़ा सा आप अपने कॉपी पे लिख सकते हो, अपने दिमाग में बिठा सकते हो। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो IDBI सीडबी के स्मॉल इंडस्ट्रीज है, तो स्मॉल इंडस्ट्री की प्रमोशन के लिए सारा काम है। क्या बोलता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को हम बढ़ाएंगे, उसको प्रमोट करेंगे, उसके अंदर चेंजेस करेंगे, स्मॉल सेक्टर को और आगे लेके जाएंगे, वो हर चीज़ करने की कोशिश करेंगे जिससे स्मॉल स्केल का जो हमारा सेक्टर है वो क्या हो जाएगा, दैट विल गेट प्रमोटेड, क्या हो जाएगा, जो कि प्रमोट हो जाएगा, दैट विल गेट प्रमोटेड, इसको प्रमोशन मिल जाएगा।
उसमें फाइनेंसिंग होगा, डेवलपमेंट होगा, चाहे प्रमोशन हो, कोऑर्डिनेशन, ठीक है, ये सारे फंक्शन ऑफ लीडर का परफॉर्म। उसके बाद आता है अगर कि हम जो कमर्शियल बैंक्स हमने पढ़े उन कमर्शियल बैंक्स को अगर हम डेवलपमेंट बैंक के साथ कंपेयर करें, इफ वी कंपेयर द कमर्शियल बैंक विद द डेवलपमेंटल बैंक, तो उसमें क्या बेसिक डिफरेंस होता है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड डेवलपमेंट बैंक। सबसे पहले कमर्शियल बैंक का मेन पर्पस क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? आई थिंक मैनेजमेंट में नहीं है बेटा, ये बैंकिंग का पोर्शन नहीं है मैनेजमेंट में, तो आप एक बार सिलेबस देख लीजिए, वैसे मुझे नहीं लगता कि है। मेन हर बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या है कि सर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। कमर्शियल बैंक्स आर द बैंक्स दैट प्रोवाइड बेसिक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज टू इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेट्स। जो इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेट्स को क्या करते हैं, क्रेडिट्स देता मतलब पैसा देते हैं। और डेवलपमेंट बैंक है जो आम पब्लिक के साथ डील नहीं कर रहे हैं, वो इंडस्ट्रीज के साथ डील कर रहे हैं, समझ रहे? इंडस्ट्रीज के साथ डील कर रहे हैं। आम बंदा तुम IDBI के पास जाओगे तुम्हें थोड़ी पैसा दें, तुम्हारी अगर कोई इंडस्ट्री है तो उसके लिए वो पैसा दें, तुम अपने लिए या अपने किसी काम के लिए वहाँ से पैसा नहीं दे सकते। सो व्हाट इज डेवलपमेंट बैंक? डेवलपमेंट बैंक्स आर द बैंक्स विच आर सेट अप टू प्रोवाइड फाइनेंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो इंफ्रास्ट्रक्चरल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम किया जाता है उसको आप डेवलपमेंटल बैंक बोलते हैं। कमर्शियल बैंक हैं वो रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, मतलब रिएक्ट करते हैं, एक्ट जो होता है। ये प्रोएक्टिव है, मतलब प्रिकॉशनरी तरीके से काम करते हैं कि कोई प्रॉब्लम ही ना हो। कमर्शियल बैंक का ऑब्जेक्टिव है वो पैसा कमाने के लिए होता है। तो ये बैंकिंग कंपनीज के अंदर बनाए जाते हैं, जो आपको पता 1949 का एक्ट है, और ये स्पेशलाइज्ड एक्ट होता है। इसका कौन सा एक्ट है? तो आपका IDBI एक्ट है 1989। तो जितने भी डेवलपमेंट बैंक बनेंगे वो कौन से एक्ट के तहत बनेंगे? वो 1989 वाला जो हमारा IDBI एक्ट 1989 है उसके अंडर बने, ठीक है, उसके अंडर बने। पर्पस टू मेक अ प्रॉफिट बाय लैंडिंग मनी एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो पर्पस क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाना। कैसे? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाना। देखो, रिएक्ट करने का मतलब होता है जब आप पास्ट को देख के रिएक्ट करते हो, मतलब पीछे की चीज़ों को रिएक्ट करना, और प्रोएक्टिव का मतलब होता है फ्यूचर की तरफ देख के काम करना। जब आप पीछे की तरफ देख के काम कर रहे हो तो मतलब आप एक रिएक्शन दे रहे हो, बट यू आर डूइंग, यू आर गिविंग द रिएक्शन। आप क्या कर रहे हो? आप रिएक्ट कर रहे हो। लेकिन अगर आप फ्यूचर के बारे में सोच के चल रहे हो तो उसमें आप प्रोएक्टिव की बात, प्रोएक्टिव की बात, ठीक है। तो यहाँ पर सोशल प्रॉफिट है या फिर सोसाइटी का प्रमोट करना है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना ताकि वो अपना अच्छे तरीके से क्या कर सके, काम कर। सोर्स ऑफ फंड्स, तो यहाँ पर ये पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, ये पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, सॉरी, ये 64 वाला एक्ट है, वो तो सिडबी एक्ट था, 64 वाला था वो सिडबी है, सॉरी IDBI के अंडर आते हैं, ठीक है, नॉट सिडबी के अंडर, IDBI जो एक्ट है 1964। तो ये क्या करते हैं, ये अपनी सिक्योरिटी सेल करके पैसा उठाते हैं, क्योंकि एक स्पेशलाइज्ड एक्ट है, तो इस लोगों से तो पैसा नहीं लेंगे, ऑब्वियसली बात है। इधर तो ये समझ रहे हो ना, डेवलपमेंटल बैंक है, अगर उन्होंने ही लोगों से पैसा लेना शुरू कर दिया या फिर पैसे को डिपॉजिट करना शुरू कर दिया तो फिर उनका अपना रोल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उनका अपना रोल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये जो कमर्शियल बैंक है ये शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म हर तरीके का काम करते हैं, और ये मोस्टली मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए लोन देते हैं, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए लोन देंगे, अगर लोन देंगे तो लंबा देंगे, 8-10 साल के लिए लोन दिया जाए। इसकी ओरिएंटेशन क्या है? प्रॉफिट। इसमें आप किस चीज़ पर फोकस कर रहे हो? आप इसमें फोकस कर रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने पे, और इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहे हो डेवलपमेंट, किस पे? डेवलपमेंट। आप ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करना चाहते हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को, इकोनॉमी को ग्रो करना चाहते हो, यू वांट टू ग्रो द इकोनॉमी। मर्चेंट बैंक और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अगर पढ़ना हो तो पढ़िए। इसके बाद ना एक चार्ट है, कुछ ये ना, मतलब अगर पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा, वैसे पूछा नहीं जाता, जनरल नॉलेज के लिए भी सही है। फर्स्ट बैंक इन इंडिया, कि भाई किसने क्या लॉन्च किया था, किसने क्या लॉन्च किया था, कौन सा बैंक था, ठीक है, ये स्टैटिक क्वेश्चन है। मैं इस पर स्टार लगा देता हूँ। 4 स्लाइडें हैं, एकदम एक स्लाइड पढ़ते रहना, थोड़ा थोड़ा याद करिए, ठीक। मतलब जो स्टार्टिंग वाले हैं ना वो ज़्यादा पूछे जाते हैं कि इंडिया का पहला बैंक कौन था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, 1770 में बनाया गया था। फिर इंपीरियल बैंक है, वो ओल्डेस्ट बैंक है, जिसको 1921 में बनाया गया था। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों का भी ये रहा था, याद है। फिर इसी इंपीरियल बैंक को 1955 में क्या बना दिया गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया था। फिर ये मतलब समझ लो ना, वही उसी तरीके की चीज़ है। मतलब ये ऐसा है कि इस पर आप रिस्क नहीं ले सकते, है ना, आप इस पर रिस्क नहीं ले सकते। आप इसको 4 स्लाइडें हैं तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, जितना याद हुआ कर लीजिएगा, अदरवाइज तो कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। इतना डिटेल में नहीं पूछा, इतना अंदर तक वो घुस के नहीं पूछते आजकल, तो वैसे नहीं, आजकल तो स्पेसिफिकली वो इतना अंदर घुस के नहीं पूछते। फिर भी अगर पढ़ लोगे तो नॉलेज ही बढ़ेगी, नुकसान नहीं होगा, अगर फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। जैसे बताया था ना, जैसे मैंने आपको बताया था, इंडिया में ATM किसने लॉन्च किया था? HSBC बैंक ने मुंबई में लॉन्च किया। इंडिया से बाहर सबसे पहले ब्रांच किसने ओपन की थी? बैंक ऑफ इंडिया में, समझ रहे हो ना। तो थोड़ा थोड़ा याद रखोगे तो आपकी जनरल नॉलेज ही बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि कोई इसमें जैसे बड़ा कि लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है वो SBI है, लार्जेस्ट
टाइम पे आईसीआईसीआई या एचडीएफसी है, ये मुझे कंफर्म नहीं है, मे भी ये चेंज हो सकता है। इंडिया का प्राइवेट सेक्टर का बैंक इस टाइम पे कौन सा लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया, कौन सा, एचडीएफसी या आईसीआई है? ठीक है क्या? अभी ये चेंज हो गया, ठीक है, आईसीआईसी नहीं है, एचडीएफसी है, क्योंकि ये मर्ज हुआ है अभी 2021 में। ये इसने ऐसा जो आईसीआई है उसको क्या किया है, सरपास किया। पहले आईसीआईसी ही था, लेकिन 2021 में इसकी मर्जर हुई है 2-3 बैंक को मिला के, इस वजह से। तो इसको क्या करेंगे, चेंज करें, बाकी तो सब लगभग सही था। तो ये आपका कुछ स्टार्टिंग वाला पोर्शन। 1 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, फिर हम अपनी कक्षा शुरू करते हैं इसकी।